अच्छा सर, ये बताएं कि आपने एग्रीकल्चर जो है वो जॉब छोड़ के शुरू की और ये भी 60s में शुरू की, तो उसकी कहानी क्या थी? उसके कारण तो शौक था। अच्छा। एक तो ये जो सर्विस थी ना जी, इसमें इनकम बहुत कम थी, हम्म। तो हिसाब लगाया तो वहाँ तो अगर शादी हो जाए, बच्चे हो जाए तो बड़ा मसाइल है। फिर कुदरती, क्योंकि अब्बा जी ज़मींदारा करते रहे, अच्छा। तो घराना मेरा ज़राअत से मुंसलिक था, तो शौक पैदा हो गया। तो लोग तो अब भी मतलब अब जदीद दौर है, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग कहते हैं अक्सर कि ज़मींदारे में कोई फ़ायदा नहीं है। तो उस वक़्त आपने एक जॉब छोड़ के, जबकि आज भी लोगों का, नौजवानों का यही है कि हम नौकरी मिल असल जाए तो में सरकारी वो नौकरी। था दौर सदर अयूब का, तो उन्होंने ज़राअत के बारे में काफ़ी काम किया, इंडस्ट्री में भी काम किया। तो ये नई नई खादें आ रही थी, नए नए बीज आ रहे थे, तो मेरा शौक़ था, तो महकमा ज़राअत के साथ मैं मुंसलिक रहा। अच्छा। उन्होंने मुझे अच्छे बीज दिए। ये मैक्सी पाक थी, सुरख रंग की, सबसे पहले आई थी, तो तहसील सरगोदा में मुझे दिया था। अच्छा। एक और ये MPA MNA थे। अच्छा। हाँ, ये घुम्मन, जावेद घुम्मन। मैंने तो यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों से घरों में जाकर मुलाकात की है। अच्छा। तेलदार अजनास वगैरह, सब्जियात, उस वक्त चौधरी अल्ताफ़ होते थे। अच्छा। तो असल में ये है कि लोग तलाश करते नहीं हैं, ढूंढने वाला अगर हो ना, तो उसमें कई दफ़ा आपको पढ़े लिखे लोग भी मिल जाते हैं, ज़राअत में भी मिल जाते हैं, जैसे मज़र साहब जैसे जो है ना, काश्तकार भी मिल जाते हैं, ट्रेनर्स मिल जाते हैं। अच्छा, मैं तारुफ भी करा दूं बुज़ुर्गों का, ये वालिद साहब हैं मज़र अली साहब के, जो IR फार्म के ऑनर हैं। तो हम बैठे हुए थे और उनकी ज्ञान वाली बातें सुन रहे थे, तो मैंने सोचा आपसे शेयर भी करें। तो उस वक्त आपने जो ज़राअत की वो कितने एकड़ से शुरू किया आपने, और कहाँ, मतलब क्या उसकी क्या क्या उगाया उस वक्त ज़माने में आपने? एक मुरब्बा से शुरू किया था। ठीक है। मतलब फिर आगे बढ़ता गया। जाती 2 एकड़ ही थे। अच्छा। 6 एकड़ थे। अच्छा। नहीं, आपके तो 2 ही थे ना। अब्बा जी के तो 6 एकड़ थे ना, वो भी ठेके पर ही थे। अच्छा। अच्छा, अब्बा जी को ठेका देते थे ना। 6 एकड़। और वो किराए पे लेके आपने, ठेके पे लेके आपने शुरू किया? अपने अब्बा जी से ठेके पे लिया। अच्छा, अपने वालिद साहब वालिद साहब से ठेके पे लेके 6 एकड़ से शुरू की भाइयों ने। 6 एकड़। अच्छा। और ये ज़ाहिर है सबका सेपरेट सिस्टम था, तो वो नहीं कर रहे थे उन्होंने। एक मुरब्बा पूरा। अच्छा, एक बात मेरी आज पूरी हो गई, जो कि मैं अक्सर पिछले कई सालों से कहता हूँ, और ये बात यहाँ पे प्रूव होती है कि अगर एक जनरेशन, अगर जो अपना हुनर अगली जनरेशन पे जब ट्रांसफ़र करती है, अगर एक डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनता है ना, तो वो बहुत बड़ा डॉक्टर बनता है। फ़ौजी का बच्चा जब फ़ौजी बनता है तो जर्नैल बनता है। वकील का बच्चा वकील बनता है तो बहुत बड़ा चैम्बर खड़ा करता है। और इसी तरह ही एग्रीकल्चर के जो लोग हैं, जो हमारी जद्दी पुश्ती, हमारे फैमिली के, हमारे लोगों की, बुज़ुर्गों की जो विरासत है, अगर ये अगली जनरेशन उस नॉलेज को लेके, उस विजडम को लेके, उस सारे जो है ना, जो उनकी बैकग्राउंड को लेके अगर अगली जनरेशन वो ज़राअत में आएगी, तो वो गलतियां नहीं करेगी जो आज हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि ज़रा एक दरमियान में गैप आ गया ना पिछले इस वक्त बड़ा मसला जो अभी नए फार्मर्स को प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जी, जो उनके वालदैन के एक वो सारा नौकरी करते रहे और वो एलियन फार्मर रहे, आज अगर कोई ज़राअत में आना चाहता है तो वो लोग उसकी जो गलतियां हैं ना उस पर हंसते हैं और उसको कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। और ऐसा भी होता है कि जो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, जो इमीडिएट बुज़ुर्ग हैं, क्योंकि उन्होंने ज़राअत नहीं की और वो कहते हैं जी हम बड़े एक्सपर्ट हैं। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि जो फार्मर है, अगर उसका बच्चा अगर पढ़ लिख के फार्मिंग करेगा तो वो क्या मज़र अली बन सकता है? बन सकता है। इसमें बात तो सारे शौक की है। ऐसा ही है। हाँ जी। मतलब ये हम जो मज़हर अली के इतने गीत गाते हैं ना कि हमारे सरगोदा का नाज है और ये है, इसमें बेशक इनका कमाल है, लेकिन जो बेस है वो अंकल है। अच्छा, कई दफ़ा ना आप सर क्या कहेंगे, क्या ऐसा होता है? अच्छा, ये एक और मसला भी है, ऐसे ये हो सकता है इसकी अदर साइड भी हो, कॉइन का दूसरा हिस्सा भी होता है कि कई दफ़ा जो नए टेस्ट करने वाले, नए जो हैं वो एक्सपेरिमेंट करने वाले जो बच्चे होते हैं, उनको उनके बुज़ुर्ग ही रोक लेते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मेरे वाले साहब बैठे हुए हैं, इनकी अपने वाले साहब के साथ लड़ाइयाँ होती रहती थी कि इरशाद ना नुकसान कर रहा है ज़मीन का, इसको करना आता नहीं है और ये यूं कर रहा है। मेरी अपने वाले साहब के साथ लड़ाइयाँ रहती है। ठीक है, ठीक है। आपकी भी ये सामने बैठे हैं। मतलब असल में ये है ना कि सिर्फ जमींदार होना या सिर्फ हमारी जमीन का मालिक होना वो काफी नहीं होता, उसमें एक्सपीरियंस होना भी एक नहीं, मायने रखता है। देखें, जब जो यंग जनरेशन होती है ना जी, उसका सोचने का अंदाज मुख्तलिफ होता है जी। मेरे जो दादाजी थे वो पुराने जिम्मेदार थे, वो मट्टी के अंदर उस वक्त वो
लकड़ी से कूटना ताकि बत्तर मट्टी के कायम रहे, बैलों से वो करना। तो वालिद साहब जब आए हैं तो उस वक्त जदीद किस्म के बीज आ रहे थे और बड़ी जिद्दत आ चुकी थी ना, तो दादाजी की समझ में बात नहीं आती थी। वो अबू बताते होते हैं कि हमारे मुलाजम को कहते होते थे कि यार ये इरशाद ने समझा, ये बेड़ा गर्क कर देगा, ठीक है। तो वालिद साहब ये जनरेशन गैप मतलब ड्रिल से काश करना जी, तो उन्हें ये पसंद नहीं था कि छट्टा मारो जान छुड़ाओ, लेकिन मैंने कहा मैंने करनी ड्रिल है। अच्छा, आप ये क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से ये बड़ी मज़ेदार डिस्कशन हो रही है इस वक्त। आप क्या कहेंगे कि जो यंग लोग हैं, देखें तजर्बा उनको करना चाहिए और उनको, तो आपने अपने बेटे की जो तजर्बात, ज़रा इसमें नुकसान भी होते हैं, फ़ायदे भी होते हैं, ये इसका ज़िंदगी का हिस्सा है। इंसान अपने तजर्बात से जितना सीखता है वो दूसरे के तजर्बात से नहीं सीखता। तो क्या आप अपने बच्चे की इस कारकर्दगी से जो उसने तजर्बात किए और उसमें फेलियर भी हैं, सक्सेस भी हैं, तो हमें तो ज़्यादा सक्सेस नज़र आ रही है, तो क्या उनको तो आप मुतमिन हैं या नहीं है? क्या उनको तजर्बात करने चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये तो गलत बात है। बहरहाल आदमी जो है ना नुकसान करके ही सीखता है। जी ठीक है, ठीक तो हो गया, गलती करेगा तो सीखेगा। ठीक है। तो मैंने भी गलतियां की हैं और सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यानी कोई भी जब काम को शुरू करता है तो वो उसका एक्सपर्ट ज़रूरी नहीं है कि नहीं, वो ये तो तदरीज सीखता है। बिल्कुल और फिर ये एक जनरेशन गैप जो है ये मतलब आज ये पहले तो ये हमारे ज़हन में था कि बुज़ुर्गों को मतलब इतना पता नहीं होता, ये इस फील्ड में इतने वो इन नहीं रहे। अब हम ज़्यादा इन हैं तो हमें ज़्यादा पता है, लेकिन वो इन रहे तब भी ये जनरेशन गैप मौजूद रहता है। आपको अगर गलतियां बताने वाला कोई नहीं है ना, आप तरक्की नहीं कर सकते। सही बात है। मैं इस बात को समझता हूँ। बाद औक़ात हम गलतियां कर लेते हैं, हम कहते हैं चल क्या हो गया, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब आपको टेंशन होना कि यार ये मेरे से काम गलत हो रहा है और अगले ने मुझे पकड़ लेना है, तो फिर आप बहुत तवज्जो से काम को करते हो। तो बड़ों का ये काम होता है कि आपकी गलतियों को पॉइंट आउट करना, और आपका काम होता है थोड़ा हौसले से उसको समझना। मेरी एक ज़रूरी प्रेशर बहुत ज़रूरी है कि इंसान की कारकर्दगी के लिए इसमें तनकीद जो है, मुस्बित तनकीद, वो मतलब मुश्किल। अच्छा, मुझे ऐसे लग रहा है कि इस वक्त ना 4 जनरेशन बैठी हैं फार्मर्स की। एक ये जनरेशन है जिन्होंने 60s में फार्मिंग की है, और एक जो है इसके बाद आपकी एक मॉडर्न जनरेशन आई जिसने आपने फार्मिंग की, और आप माशाल्लाह आप भी सक्सेसफुल फार्मर हैं और एडवाइस भी करते हैं। इधर जनाब माशाल्लाह मदर साहब हैं जो कि कामयाब ज़िम्मेदार हैं, और इस तरफ हवलदार खादम हुसैन है जो कि अभी तजर्बात कर रहा है। तो ये हमें अगर जो अब मेरे से भी जो ऐसे लोग हैं जो कि मतलब अभी चूज़े हैं अभी ताज़े ताज़े, उनको क्या कहेंगे सर? आपकी जो है ना ओपिनियन जो इस वक्त क्या है कि उनको क्या करना चाहिए और तजर्बात कैसे करने चाहिए? अच्छा, एक और मसला है, लोग जैसे अभी 65 में इन्होंने ये काम किया, आज भी लोग ना, मैं अक्सर देखता हूँ कि फार्म हाउसेस के मालिकान या ज़मीनें पहले, अच्छा वो प्लानिंग क्या होती है जी, हमने जनाब 100 कनाल ज़मीन ख़रीदनी है, 100 कनाल ज़मीन के लिए 5 करोड़ रुपए हमने ज़मीन ख़रीदनी है पहले, फिर उसके ऊपर ज़मीन को तैयार करना है, खुद हल चला के डोज़र चला के ज़मीन सीधी करनी है, यानी कि इसका मतलब है 10 करोड़ रुपया लग गया, 10 करोड़ होगा तो फार्मिंग होगी। आप क्या कहेंगे, एग्रीकल्चर कहाँ से शुरू करनी चाहिए? देखें, एग्रीकल्चर मैं कहता हूँ कि बाज़ लोग 1 एकड़ से शुरू कर लेते हैं, वो भी गलत है। बाज़ लोग कहते हैं जी 50 एकड़ होंगे तब शुरू करूँगा, वो भी गलत है। तो मैं कहता हूँ कि 5 एकड़ से अगर आप स्टार्ट कर देते हैं ना, तो तजर्बात जो है ना वो 2 कनाल से शुरू होने चाहिए। बाकी आप अपने इलाके का ट्रेडिशन फॉलो करें, क्योंकि उससे रिलेटेड लोग बहुत मिल जाएंगे, आपको नॉलेज काफ़ी मिल जाएगा, आपके आस पड़ोस के लोग बताएंगे ना, ताकि पहला साल आपका नुकसान के बगैर गुजर जाए, आप फार्मिंग को समझ जाएं। अच्छी फार्मिंग करते हैं वो बात की बात आती है। 2 कनाल ऐसी होनी चाहिए। मैं इसको कहता हूँ कॉलेज में सीखने के लिए आप फीस देते हैं ना, कॉलेज आपको बदले में क्या दे रहा होता है? सिर्फ नॉलेज। तो 2 कनाल के ऊपर आप नुकसान कर रहे हैं, तो आप उसको अपनी कॉलेज की फीस समझें, लेकिन वो बदले में जो नॉलेज आपको दे रहा है वो बहुत बेशकीमती है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट जो है कि लोगों को क्या अपनी ज़मीन पे करनी चाहिए या ये फार्मिंग ठेके पे लेके करना चाहिए? क्या आपके क्या अपनी ज़मीन पे नहीं करनी चाहिए। ठीक, अपनी ज़मीन खरीद के नहीं करनी चाहिए? अपनी ज़मीन खरीद के नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट सारी की सारी तो ज़मीन की खरीदारी में। हाँ, अगर आपके वसाइल गुंजाइश है तो। अच्छा सर, एक सवाल और मैं एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये शौक कैसे पैदा हुआ। ये 1960 की 61 की बात है कि मेरे हाथ एक किताब लगी, 2 एकड़ स्कीम से 1000 रुपये माहवार कमाइए। वाह! और उस वक्त तनख्वाह क्या थी? 100 रुपये। 100 रुपये तनख्वाह थी। क्लर्क की 100 रुपये तनख्वाह थी। ठीक है। तो मैंने हिसाब लगाया। अच्छा, और ये जो है ना 17वें ग्रेड का ऑफिसर, उसकी 350 रुपये तनख्वाह थी। अच्छा, ठीक है। यानी 2000 जो आजकल 1 लाख है। अच्छा, क्या वो 20 लाख में रखे? क्या वो किताब जो आपके हाथ लगी, तो उस किताब से आपने कोई हासिल किया फैसला? अच्छा,
ये मेरा ख्याल है वो आदमी अब भी जिंदा है। टेलीविजन मेरा ख्याल है मुस्तनसर हुसैन तारड़, जी जी, उनकी ये किताब लिखी हुई थी। अच्छा तो उन्होंने वो स्कीम दी थी पूरी कि क्या करना है। जी, तो उसमें मुख्तलिफ चीज़ें थी। बाग था 2 एकड़ पर, थोड़े पर मुर्गबानी थी और रेशम के कीड़े थे। अच्छा, तो और सब्जी थी। शतूत थे। वो शतूत तो रेशम के कीड़े के लिए लगाए ना। हाँ जी। तो 500 पौधे मैंने वो रेशम के कीड़े पालने के लिए शहतूत अच्छा, के आपने लगाए। उसको फॉलो किया? फॉलो किया मैंने। अच्छा, हिसाब लगाया मतलब ये है कि उस वक्त का सर जो आज का मतलब उस वक्त का 2000 माना का था 1000 मतलब वो आजकल के 2 एकड़ से 10 लाख तकरीबन मान रहा है कि 5 लाख फी एकड़ महाना कमाए। तो 21 में रुपए में शुरू किया था ना। 21 में। अच्छा, उसके रिजल्ट क्या है? उसके रिजल्ट थोड़ा गलत आ गए। अच्छा, मेरे पास दरअसल वसाइल नहीं थे। हमारे यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी थी, तो वक्त पर पानी नहीं मिलता था। नहीं मतलब आपको उस स्कीम पे भी कुछ है कि वो स्कीम थोड़ी सी ओवर थी, या आपके अपने वसाइल अगर पूरे होते आपको मिले होते तो वो मुमकिन था? आजकल भी इस तरह की स्कीमें आती हैं जी, ऊद उगाएं आप जनाब, पता नहीं क्या क्या उगाएं। और तजर्बाकारी थी ना जी। उन्होंने एक एकड़ खरबूजा लगवाया। मैंने गुजरात से बजरिया पोस्टर वो बीज मंगवाया, तो वो लगाया तो बीमारी का पता नहीं था। वो जब फल पर आया तो एकदम बेलें सूखना शुरू हो गई और कुछ दिल टूट गया। अच्छा, फिर शहतूत के दरख्त लगवाए 500 पौधे और बाग लगाया 4 कनाल के अंदर। बहुत बड़ा कामयाब रहा, कई साल तक वो चलता रहा। अच्छा, तो लेकिन वो चूँकि हालात ऐसे थे, घर वालों की मुखालफत हो गई। उन्होंने कहा चलो यहाँ से निकलो। तो फिर मैंने सर्विस की जाके लाहौर, लेकिन वो ज़हन में बैठ चुकी थी बात। तो फिर वो पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी में भी इसीलिए गया था कि मज़ीद कोई इल्म हासिल करूं, तजर्बा हासिल करूं। तो फिर मैंने बहाने किसी से इस्तीफ़ा दे के ये ज़मीन फिर ठेके पर ली थी। अच्छा, मतलब अगर आप जब वो इस्तीफा दे के आए हैं तो घर का भी रिएक्शन क्या था? अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा मजहर भाई, इसी के कॉन्टेक्स्ट में आप अपने तजर्बे की बुनियाद पे आज अगर किसी नए फार्मर को या नए आने वाले को अगर ये बोलें कि 2 एकड़ में वो क्या करे जिससे कि वो अपने घर का जो है ख़र्चा या किचन चला सकता है, और वो उसके दिमाग में ये ख्याल आ गया है कि मैंने अब नौकरी छोड़ के मैंने एग्रीकल्चर करना है, तो उसको 2 एकड़ में क्या करना चाहिए? नहीं, मैं पहली बात तो ये कि 2 एकड़ वाली बात मानता नहीं हूँ। उसकी रीज़न ये है कि पहले अखराजात नहीं थे, खर्चे पूरे हो जाते थे। आजकल आपको कम अज़ कम भी फार्मिंग जो सी है ना वो 5 एकड़ से शुरू। 5 एकड़ ठीक हो गया। 5 एकड़ से नीचे अगर आप फार्मिंग करते हैं तो जैसे 2-4 भैंसें आपको खाती हैं, आप खर्चे उनका पूरे नहीं होते। खर्चे नहीं ठीक पूरे होते। बिल्कुल सही तो है। 5 एकड़ से अगर आप स्टार्ट करते हैं ना, तो अगर तो ज़मीन आपकी अपनी है तो फिर आप उस सूरत के अंदर ऑर्चर्ड लगा लें। 1 एकड़ के ऊपर अल्ट्रा हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड लगा लें। और मैं ज़ाती तौर पे सिट्रस का बहुत कायल हूँ, क्योंकि सिट्रस और मैंगो ये 2 चीज़ें हैं जिनको हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो सिट्रस का बाग लगाए, अल्ट्रा हाई डेंसिटी लगाए, टका के मेहनत करे, 1 साल में 10 लाख रुपए कमाए, ताकि जितने भी अखराजात मुमकिन हैं। है। लेकिन सिट्रस तो 4 साल बाद देगा ना। कैलकुलेशन एक जो माहिर का ज़हन मानता है, मतलब बेशक वो उस टारगेट पे नहीं पहुंच पा रहा, उसके अपने मसाइल हैं, अगर वो मसाइल उसके हल हो जाएं, तो आप क्या समझते हैं कि जो ये मैंगो फार्मिंग है, ये सिट्रस फार्मिंग है, ये 10 लाख सालाना तक मुमकिन है? मैं मैंगो का नहीं समझता जी, मुझे नहीं पता मैंगो की क्या पैदावार है, मैंने कभी उगाया नहीं है, लेकिन सिट्रस के अंदर ये बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा, 10 लाख रुपए 1 एकड़ बाग से कमाना बिल्कुल पॉसिबल है। शर्त उसके लिए ये है कि आपका 80% जो फ्रूट है ना वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का होना चाहिए। अच्छा, इसको आप अगर आप और आसानी करें कि ये तो नहरी इलाके का या आपके इलाके का होगा, अगर इसको हम चले जाते हैं बारानी इलाके में, तो बारानी इलाके में इसका बेंचमार्क क्या होगा? और वो हम लेट से हम ये नहीं कहते कि 10 लाख फी एकड़, हम कहते हैं जी चलें 2 लाख फी एकड़ तक हम पहुँचें, तो ये उस पे कहाँ तक पहुँचेंगे? बारानी इलाकों के अंदर पहली बात तो ये कि ड्रिप इरिगेशन के बगैर पॉसिबल नहीं है। ठीक है। और जब आप ड्रिप इरिगेशन की तरफ जा रहे हैं ना, तो फिर कन्वेंशनल फार्मिंग आप कर नहीं सकते, आपको हाई डेंसिटी ही जाना पड़ेगा। और उसके अंदर सबसे बड़ी रुकावट होती है प्रूनिंग की। तो जो बंदा प्रूनिंग कर सकता है ना, वो हाई डेंसिटी की तरफ चला जाए। पर एकड़ प्लांट की तादाद बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगी ना जी। ठीक है। आपके 100 पौधे हैं एकड़ के अंदर,
आप कितना जोर लगा लेंगे और पौधा कितना जोर लगा लेगा और कहाँ तक चला जाएगा, वो एक हद तक पॉसिबल है। आपने अगर पैदावार बढ़ानी है तो उसका अल्टीमेट हल ये होता है कि आपने पर एकड़ प्लांट की तादाद बढ़ानी है। जब आप वो बढ़ा लेते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन बहुत हद तक ऊपर चली जाती है। लेकिन सिर्फ प्लांट बढ़ा लेना, यानी जैसे जैसे हम प्लांट बढ़ाते जाएंगे तो हमारी एक्सपर्टीज भी उसी लेवल से हमें जी। हाई रखनी पड़ेगी। मैंने आपको अगर हम हमारी एक्सपर्टीज कम होगी और प्लांट हम बढ़ा लेंगे तो उसमें डिसीज और ये मैं आपको वही बात बता रहा हूँ ना कि सबसे बड़ी रुकावट अल्ट्रा हाई डेंसिटी के अंदर या हाई डेंसिटी के अंदर प्रूनिंग है। जो लोग नहीं कर सकते वो हाई डेंसिटी पे ना जाएं। मैंने पहला एक्सपेरिमेंट आपको दिखाया 3 कनाल पे कर रहा हूँ, एकड़ का पंगा मैंने भी नहीं लिया। ठीक है, मतलब आप अभी उसको जो हमने मॉडल दिखाया रिकमेंड नहीं कर रहे, आप उसे तजर्बाती तौर पे अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि अंग्रेज कर चुका है। अच्छा, अगर हम यही कहते हैं कि पोटोहार और इसके ऊपर के इलाके हैं तो उसका मतलब है कि लोगों को एटलीस्ट 40 कनाल जगह को एक्वायर करना चाहिए और उसके ऊपर जो है ना वो फार्मिंग शुरू करनी चाहिए। और उसमें और क्या करना चाहिए? ज़रा ऑर्चिड है, ऑर्चिड को तो टाइम लगेगा, 3 साल क्या करे फिर, या उसके बाद भी क्या करे? आपको बताया कि हमने जैसे अपने 3 कनाल की ज़मीन को वेजिटेबल के लिए ख़ास किया, बाग भी लग गया, लेकिन अब 3 साल कैसे गुजारें जी, उसको देख देख के तो गुजारा नहीं होगा ना। जी। तो हमने अपने एक तो जब लगा रहे हैं तो कैलकुलेशन ऐसी है कि सब्जी उसमें आराम से लग सके। ठीक है। सब्जी वो चूज कर रहे हैं जो बाग को नुकसान ना दे सके। ठीक है, मतलब सब्जी को चूज करना है बाग को देख के, ठीक है, ये नहीं कि कोई भी सब्जी लगा दो। ठीक है, वो लगा रहे हैं तो 3 साल आप अपने एक्सपेंस उससे पूरे करेंगे। मेरा ख्याल है 3 साल के बाद सब्जी नहीं लगानी चाहिए। फिर आपका फुल्ली फोकस जो है ना वो बाग के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि आपके वहाँ पे जगह वैसे भी फारिग नहीं रहेगी। ठीक है, तो अगर आप अपने बाग को ठीक कर लेते हैं आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं। बाकी फिर वेजिटेबल्स के अंदर आप चले जाएं, आप अपने इलाके की जरूरियात भी पूरी नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच सर। मेरा ख्याल है बड़ी ही हेल्दी डिस्कशन हुई है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये सारी हमें नवाजिश की। अपना ख्याल रखें। IR फार्म पे आज बैठे हुए हैं मदर साहब के पास और ये गुफ्तगू हमने आपसे की। अस्सलाम वालेकुम।